नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम इस वक्त में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं उन खबरों की जिन पर होती है सबकी नज़र कि कैसे मचा दी है सियासी हलचल इन खबरों ने और क्या है इनके पीछे का सच, इन खबरों के पीछे की खबर। करेंगे सभी खबरों का विश्लेषण, लेंगे जानकारी हमारे ग्राउंड जीरो पर जुड़े अपने संवाददाताओं के साथ और ख़ास मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे इस कार्यक्रम में। तो बताएंगे आपको यूपी विधानसभा के बजट सत्र में पहले ही दिन विपक्ष का किस तरह का हुआ हंगामा। इसके साथ ही कांग्रेस नेता उदित राज के बिगड़े बोल, जिससे बसपा सुप्रीमो मायावती का गला दबाने के मामले में किस तरह से वो बुरी तरह से फंस गए हैं। और इसके साथ ही केरल फेस्टिवल में हमास लीडर के लहराए पोस्टर, कौन है इसका जिम्मेदार, और वोट की सियासत में विदेश नीति को ही क्यों किया जा रहा है नजरअंदाज। सबसे करेंगे बातचीत, सब पर करेंगे चर्चा, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक। आपसी हित के तमाम मसलों पर हुई बात। रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने और दोहरे कराधान की व्यवस्था को खत्म करने से जुड़े 2 समझौतों पर हस्ताक्षर। भारत कतर व्यापार मंच पर दोनों देश के बीच 2 वाणिज्यिक समझौते। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, विकसित भारत और कतर नेशनल विजन के संकल्प को पूरा करने में मिलेगी मदद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी सरकार के भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा प्रमुख हस्तियां भी होंगी शामिल। सीएम के नाम से कल हटेगा पर्दा। और उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुआ शुरू। आनंदीबेन पटेल ने सरकार की उपलब्धियां बताई। विपक्षी सदस्यों का सदन में हंगामा। सऊदी अरब में तय होगा यूक्रेन का भविष्य। अमेरिका और रूस के बीच आज होने वाली बैठक में संघर्ष खत्म करने पर होगी बातचीत। बैठक से यूक्रेन को रखा गया दूर। तो शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। बजट सत्र में सपा का जोरदार हंगामा देखने को मिला। महाकुंभ में हुई भगदड़ और आंकड़ों को छिपाने को लेकर सपा ने हंगामा किया, ये आरोप लगाया, जिससे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण भी नहीं पूरा हो पाया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बगैर पूरा अभिभाषण पढ़े विधानसभा से 12 मिनट में ही निकल गईं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस बार का बजट सत्र उत्तर प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमने शानदार, दिव्य, भव्य कुंभ कराया, पूरी दुनिया इसकी प्रशंसा कर रही है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि विधानसभा में अपनी हार की खींच ना निकाले सपा। महाकुंभ को लेकर विपक्ष फैला रहा है सिर्फ अफवाह। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार असफल हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि महाकुंभ में संगम के सबसे पास स्थित दारागंज के प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को बंद करके सरकार ने असफलता स्वीकारी है। सरकार का काम प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन करना होता है, ना कि बंदी या पाबंदी। यूपी विधानसभा में उर्दू और अंग्रेजी पर भी हंगामा हुआ। सीएम योगी ने कहा, समाजवादियों का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। सपा नेता शिवपाल सिंह ने कहा कि महाकुंभ में केवल पीआर बढ़ाने और सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। केवल पीआर बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं सीएम योगी ने कहा कि हर अच्छे काम का विरोध करता है विपक्ष। अच्छे कार्य का विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है।
और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको। सीएम योगी ने यह भी कहा कि 7,000 करोड़ से प्रयागराज का विकास हुआ है। ये जो आरोप प्रत्यारोप करने वाले लोग हैं ना, ये लोग तब कहते थे इसकी आवश्यकता क्या है, ये पैसा अनावश्यक पानी की तरह बहाया जा रहा है, ऐसा क्यों सरकार कर रही है। हमने कुंभ के आयोजन में 7,500 करोड़ खर्च किए हैं, लेकिन ये 7,500 करोड़ वह है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ है। खासतौर पर प्रयागराज में 14 नए फ्लाईओवर बने, 6 अंडरपास बने, 200 से अधिक सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हुआ, नए कॉरिडोर बनाए गए, रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण हुआ, एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का विस्तारीकरण वहां पे किया गया। तो बजट सत्र के पहले ही दिन जबरदस्त हंगामा। बजट सत्र भी पूरा अभिभाषण आनंदीबेन पटेल नहीं पढ़ पाई, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं विकास सिंह, और हमारे साथ हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, बजट सत्र खुद ही नहीं चलने दिया सपा ने, और खुद ही कह रहे हैं कि सरकार के पास उपलब्धियां नहीं है, मुद्दे नहीं है, किस तरह से देखते हैं? रमा, विकास जी वहाँ पे हैं और विकास इसमें ये बताएंगे कि आज ये पहली बार देखने को ऐसा मिला इस बजट सत्र में कि कम से कम उर्दू और अंग्रेजी के नाम पे ये पहली बार विधानसभा में इस तरह का हंगामा देखे। क्या विकास, कम से कम आप इस बात को तो खुद का वहाँ गवाह हैं कि ये बताइए कि फ्लोर का लैंग्वेज क्या हो, इसके लिए सपा की मांग कि फ्लोर के लैंग्वेज उर्दू हो, और इसके लिए सपा का ये हंगामा किस तरह का, ये एक तरह की सियासत है यूपी में कि भाषा को लेके और उर्दू को फ्लोर लैंग्वेज बताने की बात पे जब सीएम योगी इस बात को लेके जवाब दे रहे थे कि अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे और लोगों को कहेंगे और दूसरे गरीब बच्चे को उर्दू पढ़ाएंगे, उसको मौलवी बनाएंगे, तो ये जो सियासत है वो सियासत यूपी को किधर ले जा रही है विकास? सियासत है, और सियासत सिर्फ है वोट बैंक की राजनीति की। निश्चित रूप से कि कठमुल्लापन से ये प्रदेश, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा इस बात को लेकर। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया आगे बढ़ रही है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, लोगों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसे में आप बात करते हैं उर्दू की, जबकि आपके अगर देखा जाए परिवार में आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। इन खास तौर से जो उर्दू पढ़ाने वाले जो होते हैं, जो मदरसों में होते हैं, अगर उनके बच्चों की अगर बात की जाए, अगर थोड़े भी सक्षम है तो उनके बच्चे एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक उच्च स्तर की शिक्षा की ज़रूरत है। समाज में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो उसमें विकास में अगर भागीदारी करेगी तो उसको हर लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। ऐसे में आप सिर्फ पुरानी बातें जोड़ते हैं, वोट बैंक की बातें जोड़ते हैं, और ख़ास तौर से जो उर्दू के नाम पर एक मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करना चाहते हैं। ये सीधा साधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, और बिल्कुल सबके सामने ये बात आई कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी, चाहे बात की जाए वो संभल की, चाहे बात की जाए वह प्रयागराज महाकुंभ की, वह सीधे सीधे सवाल उठाती है जो सवाल वाजिब नहीं होते हैं। जहां पर आस्था के सम्मान की बात होती है, जहां पर आस्था के नाम पर एक व्यवस्था दी जाती है जिसे पूरी दुनिया सराह रही है, वो वहां पे सवाल उठा रहे हैं। वो उन बातों को करते हैं। जब सैफई महोत्सव होता था तो बड़े बड़े लोग वहां पर आते थे और वहां करोड़ों रुपये सरकार के खर्च हो जाते थे, तो उसको वो अच्छा मानते हैं, कुंभ को वो अच्छा नहीं मानते हैं। वहां कहते हैं पैसों की बर्बादी है, जब पूरी दुनिया भारत के प्रबंधन को सराह रही है, देख रही है। तो ये विधानसभा का आज पहला दिन था बजट सत्र का, ये विपक्ष की वानगी थी। कोई जंजीरों में आया तो कोई साइकिल पे आया, लेकिन विपक्ष विकास ये हम लोग ये जानना चाह रहे थे आपसे कि आप यूपी में जो वहाँ विधानसभा में आए हुए माननीय विधायक हैं, कोई पूर्वांचल से हैं, उनके लैंग्वेज उनकी भोजपुरी है, कोई वहाँ अवध के क्षेत्र से हैं, लखनऊ और आसपास से हैं तो उनकी अवधी है, यहाँ पश्चिम यूपी से आए हुए हैं तो उनकी जुबान अपनी हिंदी और ये चीज़ें हैं। तो आप ऐसे में फ्लोर के प्रतिपक्ष के नेता का ये मांग कि फ्लोर का लैंग्वेज ही अंग्रेजी के बदले में हिंदी कर दिया, उर्दू कर दिया जाए, ये सपा की ये राजनीति जो है वो एक तरह से ये दिखा रही है कि सीधे सीधे सपा किस दिशा में यूपी की राजनीति को ले जाना चाह रही है।
क्या अगर भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, विधायक हैं, तो क्या वो भोजपुरी में नहीं बोल सकते, या अवधी में बोलने वाले लोग अवधी में नहीं बोल सकते, जो उनको कहा जा रहा है कि आप उर्दू का ही फ्लोर लैंग्वेज बना दीजिए? बिल्कुल अपनी मातृभाषा का सम्मान हो, और ये लगातार हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों से देश में किया जा रहा है, और वही उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है आज विधानसभा में। क्योंकि अपनी भाषा पे हर किसी को गर्व होता है, और वो अगर अपनी स्थानीय भाषा में उसे बोलता है, चाहे वो अवधी हो, भोजपुरी हो, ब्रज हो, इन भाषा चाहे बुंदेलखंडी हो, इन भाषाओं को शामिल करने की बात जो कही गई है, ये एक सम्मान की तरीके है उस क्षेत्र के रहने वाले वहाँ के जनप्रतिनिधि और वहाँ की जनता का सम्मान की बात होती है। अगर आपको सिर्फ तुष्टीकरण के कारण ही हर व्यक्ति पर उर्दू थोपना चाहते हैं और स्वयं अगर कारित किया जाए तो आपके बच्चे सिर्फ अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं और दूसरों को आप उर्दू की बात कहते हैं, तो ये एक पिछड़ेपन की निशानी है। आप समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? चंद वोट बैंक के कारण, तुष्टीकरण के कारण। ये साफ है, ये पूरा सदन जानता है। समाजवादी पार्टी जो बात कर रही है वो सदन के साथ साथ आम जनता ने भी सुना है, वो भी इस बात पर चाहती है कि उसकी बात उसकी लैंग्वेज में अगर उसका जनप्रतिनिधि वहां पर उठाता है तो उन्हें भी गर्व होता है, अपनी मातृभाषा पर गर्व होता है, और ऐसा ही होना चाहिए। किसी तुष्टीकरण के कारण एक चीज जबरदस्ती किसी पर थोपी नहीं जानी चाहिए, लेकिन लोग वोट बैंक के चलते, अपनी जो पार्टी की नीति है बांटने के चलते, वो लगातार यही बात करते नजर आ रहे हैं, और सीएम योगी ने इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है, और कई मामलों पर, कई मोर्चों पर घिरती हुई नजर आ रही है। जो तुष्टीकरण है वो साफ तौर पर विकास दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी जो दिव्य कुंभ है, महाकुंभ है, और अगर देखें तो दुनिया भर में पहला एक ऐसा आयोजन है जिसमें बड़ी संख्या में लोग, करोड़ों लोग वहां पर शिरकत कर रहे हैं, उस पर सवाल उठाना, और उसमें वीआईपीज़म का जो उन्होंने सवाल उठाया है, और खुद जब सपा के नेता जाते हैं तो वो वहां पर किस तरह से, क्या वो सामान्य आदमियों की तरह वहां पर, सामान्य लोगों की तरह वहां पर स्नान कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल और दोहरा चरित्र दिखाता है। बिल्कुल, ये दोहरे चरित्र की ही बात है, चूंकि सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं, अब आस्था का सम्मान हो रहा है, सनातन के रंग में रंग रहे हैं, अमीरी गरीबी का भेद मिट रहा है, रंग भेद मिट रहा है, लिंग भेद मिट रहा है, और सबसे बड़ी बात हो रही है कि यह कुंभ एकता का महाकुंभ बनता जा रहा है। एक समरसता जो वहाँ से उभरी है, उस पर समूचा विपक्ष बौखलाया हुआ है, और वो नहीं चाहता है। चूंकि विपक्ष की राजनीति हम अगर बात करें तो समाज के बिखराव से ही वो अपनी राजनीति की शुरुआत करता है। अलग अलग जातियों में बांटकर, पंथों में बांटकर वो अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, और उनका लगता है कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, अगर ये लोग एक होकर रहेंगे तो उनकी आने वाली समय की राजनीति का क्या होगा, इसीलिए प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, जिसकी पूरी दुनिया सराहना कर रही है। आज करोड़ों लोग प्रतिदिन, यह औसत है कि प्रतिदिन करोड़ों लोगों से ज़्यादा लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, और वहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति उस व्यवस्था की तारीफ कर रहा है जो उसको वहां पर सहूलियत दी गई है, जो सनातन का सम्मान किया गया है, जो इन सब चीजों पर हर व्यक्ति गर्व कर रहा है। अभी रमा अपने शो में दिखा रही थी धर्मेंद्र यादव का। रमा, मैं यही जानना चाह रहा था कि इस देश में कि एक कुंभ को लेके जो समाज का आयोजन कुंभ है, आज से नहीं सैकड़ों वर्ष का आयोजन है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का न जाने क्यों सबसे ज़्यादा अगर टारगेट निशाने पे कोई है तो कुंभ का आयोजन ही है। आप पिछले दिनों से देखें, कुंभ के आयोजन से पहले और अब तक सपा के हैंडल से और सपा के नेता की तरफ से कुंभ के आयोजन को लेके जितने उसमें भद से भद उनकी टिप्पणी हो सकती है वो कर रहे हैं। कल की बात के आप दिखा रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव सांसद हैं, वो कह रहे हैं, सपा के नेता कह रहे हैं कि वीआईपी लोगों के प्रोटोकॉल में यूपी की पुलिस लगी हुई है, और आम लोगों के को जो है कुंभ के ट्रैफिक जाम में और लोगों की समस्या हो रही है। उनके नेता वहां रील बना रहे हैं। कुंभ में आयोजन में 30 गाड़ियों के काफिले को लेके वो पहुंच रहे हैं संगम त्रिवेणी घाट पे, और वो रील बना रहे हैं, और वहां की हालत देखिए, और वो वीआईपीज़म और वो प्रोटोकॉल की बात करते हैं। खुद से नेता अखिलेश यादव खुद जाके कुंभ में स्नान कर सकते हैं परिवार के साथ, वो पूरा वीआईपी प्रोटोकॉल को लेके। तो ये कैसे चलेगा कि नेता खुद अपने लिए प्रोटोकॉल मांगते हैं, और बाकी जब कभी राजनीति करनी हो तो लोगों की मुश्किलों को सामने में लाते हैं। लोगों की मुश्किलें तो उनके कारण है। यह समझने की जरूरत है कि यह समाज का आयोजन यूपी के गौरव बढ़ाने वाला आयोजन है।
आज अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं इस बात को, यूपी का भी और देश का भी गौरव बनाने Yes, वाला बात है। जिस महाकुंभ की चर्चा विश्व भर में हो रही है, जिसके आर्थिक पहलू, सांस्कृतिक पहलू, आध्यात्मिक पहलू, जो कौतूहल का विषय बना हुआ है, विदेशियों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है, थीसिस का विषय बना हुआ है, उस पर अगर सपा टिप्पणी करती है तो कहीं ना कहीं वो सरकार का वहां पर विरोध नहीं कर रही, कहीं ना कहीं वो राष्ट्रहित के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। विनोद जी क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली, अब मैं यही चीज आपको ये बता रहा था। विकास हमसे ज्यादा दिन वहां बिताया है, कुंभ के आयोजन को बहुत करीब से देखा है। कुंभ के आयोजन में आने वाले आम लोग, अगर आप भीड़ के हिस्सा बनते हैं और उसमें स्वयं एक अपनी आध्यात्मिक चेतना के साथ उस कुंभ में आप जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही आप अपने को वीआईपी मानते हैं और उसके बाद आपको सारी दिक्कतें ही वहाँ पे नजर आने लगती है, यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है। अभी कुंभ में कम से कम 54.5 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। दुनिया के किसी भी इतने बड़े धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन में इतनी तादाद में लोग नहीं पहुंचे होंगे। कई देश का, महादेश की भी पॉपुलेशन को जोड़ लीजिए, ये यूपी के प्रयागराज के एक छोटे शहर में आके स्नान करके त्रिवेणी पे निकल लिए, चल दिए। लेकिन वहाँ ये आलोचना और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लगातार जारी है। तो आप क्रेडिट और डिस्क्रेडिट लेने के फेर में जब इस तरह के आयोजन को बात करते हैं और इस तरह के आयोजन पे उंगली उठाते हैं, तब आप ये भूल जाते हैं कि भारत के सांस्कृतिक चेतना का ये सब उत्कर्ष का काल है। ये सांस्कृतिक चेतना का ये उत्कर्ष का काल, आप कह सकते हैं कि विकसित भारत की बात होती है तो उसके साथ विरासत के भी बात होती है आज। और विरासत को मिले सम्मान ने आज प्रयागराज कुंभ के आयोजन को दुनिया के मानचित्र के सामने में रख दिया है। बिल्कुल, ये जो विकास और विरासत की बात है, ये जो है सपा को गले नहीं उतर रही है। आपसे जानना चाहेंगे विकास, लगातार आप वहाँ पर कवर कर रहे हैं और जिस तरह की बात विनोद जी ने कही, क्या कोई सपा नेता ऐसा आया जिसने बिना किसी प्रोटोकॉल के वहां पर स्नान किया हो या गए हो? देखिए, मैं एक बात और आपकी बात में जोड़ना चाहूँगा। सबसे पहले उससे शुरुआत करना चाहूँगा, जो अभी अभी हमारे पास आंकड़ा आया है उसमें 55 करोड़ का आंकड़ा स्नान करने वालों का पार हो गया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं वहाँ पहुँचने वाला जो भी सनातन को समझने वाला है, वहाँ पर जाकर आस्था अपनी पूर्ण कर रहा है, उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो रही है। क्योंकि वह धार्मिक कार्यों में गया हुआ है, वो वहाँ लग्जरी के लिए नहीं जाते हैं। और जो लोग लग्जरी के लिए जाते हैं उनको मानसिक रूप से कष्ट होगा, लेकिन वहाँ पहुँचने वाला हर व्यक्ति वही होता है जो सनातन में आस्था रखता है। और वहाँ पहुँचने वाला हर व्यक्ति उसके रंग में रंग जाता है, एक अंतः सुख पाता है, एक शांति पाता है वहाँ पर पहुँचने के बाद। और जो स्नान पूजन करता है और जो समस्त जो प्रक्रिया होती है पूजन अर्चन की, दान पुण्य होता है, उसके बाद वो अपने आप को धन्यभाग समझता है। क्योंकि यह कुंभ का जो पूर्ण योग कहा गया है, 154 वर्षों बाद यह पूर्ण कुंभ का महायोग बना है। इसमें हर सनातनी चाह रहा है कि वह वहाँ पहुँचकर आस्था की डुबकी लगाए। फिर वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ होता है। इन लोगों की पार्टी से भी, विपक्ष के भी तमाम सारे नेता गए हैं और उन्होंने वहाँ पर विधिवत पूजन अर्चन किए हैं। लेकिन वो यह बात कैमरे पर नकारेंगे, कैमरे पर और वो बात नहीं बोलते हैं। लेकिन हमने कई बार उनको देखा है कि वो विधिवत वहां पर पूजन अर्चन करते हैं और अपनी आस्था का सम्मान करते हैं। क्योंकि पार्टी लाइन है, बिल्कुल यही जो दोहरा रवैया है ना विकास, उनके लिए ज्यादा प्रमुख होता है। बिल्कुल यही जो दोहरा रवैया है, ये जो है कथनी और करनी में अंतर दिखाता है। और किस तरह से एक जो महापर्व है, जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, गौरव का विषय है, भारत के लिए तो है ही, उस पर जो है सवाल उठाने वालों के ऊपर ही सवाल उठ जाते हैं। बहुत शुक्रिया विकास और बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम डिस्कशन के लिए। आप तो हमारे साथ बने रहेंगे विनोद जी। विकास, बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। और अब हम ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बताते हैं हम आज का एजेंडा। किस तरह से जो उदित राज हैं वो अपने ही बयानों में उलझ कर रह गए हैं, अपने ही बयानों में घिरते नजर आ रहे हैं। किस तरह से उन्होंने दिए हैं हिंसक बयान। कांग्रेस नेता उदित राज के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने श्री कृष्ण के उपदेश का जिक्र करते हुए कहा था, बसपा लीडर मायावती ने जिस सामाजिक आंदोलन का गला घोंटा है, अब उनका गला घोंटने का वक्त आ गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उदित राज के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता कहते हैं कि उनके कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को मार दिया जाए। क्या राहुल गांधी ही वो व्यक्ति हैं जिन्हें कृष्ण की उपाधि दी गई है? वहीं मायावती के भतीजे और बीएसपी नेता आकाश आनंद ने उदित राज की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की धमकी दी गई है वो बहुजन मिशन के करोड़ों सिपाहियों को बर्दाश्त नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उदित राज के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ दल बदलू लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है कि विशुद्ध राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ के लिए कांग्रेस जय बापू, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान आदि के नाम पर जितने भी कार्यक्रम करे, बाबा साहेब के अनुयायी इनके बहकावे में नहीं आएंगे। सवाल यह है कि मायावती की राजनीति को हाशिए पर डालकर क्या कांग्रेस पार्टी दलितों में अपनी पहचान बना पाएगी? पिछले महीने में कांग्रेस पार्टी ने जय बापू को भीम का नारा देकर दलित समाज में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है। सपा और कांग्रेस की इस नई सियासत में मीम और भीम की सियासत सत्ता की सीढ़ी मानती है, लेकिन महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव ने इनके अभियान को गहरा धक्का दिया है। और पहले आपको सुना देते हैं कांग्रेस नेता उदित राज का वो विवादित बयान जिसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। कैसे मारेंगे? तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है। वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने उदित राज के बयान पर पलटवार किया है। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है, विशुद्ध राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ के लिए कांग्रेस जय बापू, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान आदि के नाम पर चाहे जितने भी कार्यक्रम क्यों ना कर ले, बाबा साहब के अनुयायी इनके किसी बहकावे में आने वाले नहीं हैं। वे जागरूक और सतर्क तथा अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्षरत हैं। और मायावती के भतीजे और बीएसपी नेता आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है, उदित राज को बहुजन मूवमेंट की चिंता सिर्फ इसलिए है ताकि वो किसी दल की चमचागिरी करके सांसद या विधायक बन सके। इसका बहुजन समाज के उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, मैं बहुजन मिशन का युवा सिपाही हूं, लेकिन बाबा साहब और मान्यवर साहब के मिशन को इससे ज्यादा समझता हूं। आज उनकी भाषा में जिस तरह की धमकी है वो हम बहुजन मिशन के करोड़ों सिपाहियों को कतई बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने पुलिस से अपील की कि 24 घंटे में इन अपराधियों को गिरफ्तार कर कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, नहीं तो देश का बहुजन युवा चुप बैठने वाला नहीं है। इन्हें सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है। और बीजेपी ने भी इस पर टिप्पणी की है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस गला घोंटने वाली राजनीति कर रही है। पार्टी किस तरह से दलित समाज की बड़ी नेता मायावती जी का अपमान कर रही। उनके नेता कह रहे हैं कि उनका गला घोटने का वक्त आ गया है। ये कांग्रेस गला घोटने की राजनीति करती है। बहुत भारी पड़ेगा कांग्रेस को इस तरह का बयान। तो लगातार विवाद इस पर बढ़ता जा रहा है और इस पर सियासत तेज हो गई है, लेकिन अपने आप में ये सवाल उठ गया है कि आखिर कौन से कृष्ण का, कौन सा गीता का ज्ञान देना चाहते हैं उदित राज। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी से कौशल जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी,
सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहेंगे, ये कृष्ण आखिर हैं कौन और ये नया गीता का ज्ञान आखिर कहाँ से गया? नहीं, इसका जवाब तो अभी बीजेपी के आईटी सेल के हैं अमित मालवीय, उन्होंने तो दिया है कि उन्होंने तो सीधे कहा है कि ये कृष्ण राहुल गांधी ही हैं जो उदित राज को सपने में आते हैं या उनको कहते हैं कि भाई ये कृष्ण का ज्ञान जो है वो इस तरह की बात कहते हुए, अब बता नहीं महाभारत के और कृष्ण को किस तरह से उदित राज ने कोट किया है। लेकिन सवाल ये है कि उदित राज का ये बयान जो एक मीम भीम की सियासत अभी चल रही है पिछले दिनों से, उसके कंपटीशन में आप ये कह सकते हैं कि अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। मायावती उनके जो मीम भीम की सियासत है कांग्रेस पार्टी के, उसमें क्या नुकसान पहुंचा रही हमें नहीं पता, वो दोनों बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन सवाल ये है कि मायावती क्यों कांग्रेस के निशाने पे हैं, ये तो एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि मायावती दलित आंदोलन को लेके और बसपा को लेके जो एक सबसे बड़ा चेहरा देश में रही है, एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उनकी अपनी पहचान रही है, उनके संघर्षों को हम भुला नहीं सकते। लेकिन आप जब बड़े लीडर के उनके उस व्यक्तित्व के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा रिएक्शन तो होना स्वाभाविक है, जो बसपा और बाकी दलों से मिल रहा है। अब सवाल ये है, इसमें मैं इसलिए जोड़ दूं कि सवाल इसमें ये है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता आपको बताएंगे और नेता बताएंगे कि आखिर जो यूपी में सपा और कांग्रेस में जो ये होड़ मची है दलित वोट बैंक को अपने में करने के लिए, मीम के बाद अब भीम को लेके, तो ये जय बापू जय भीम तो उनका नारा बन गया, लेकिन उस जय बापू जय भीम में आखिर मायावती क्यों स्वीकार्य नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। ये जवाब आपको लेना पड़ेगा त्रिपाठी जी से। बिल्कुल, त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहेंगे, दीजिए जवाब। क्या सियासत की जो संवेदनाएं जो हैं वो इतनी नीचे गिर जाती हैं कि एक महिला का अपमान, श्री कृष्ण का भी इसमें कहीं ना कहीं अपमान होता है जब गलत ज्ञान की बात करते हैं, और किस तरह से वोट बैंक की राजनीति के पीछे इस तरह की टिप्पणी जो हिंसक भी है, ओछी भी लगती है? रीमा जी, पहली बात तो उदित राज जी ने स्वयं आज अपने ट्वीट के माध्यम से ये बताया कि इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस को आप मत घसीटिए, पहली चीज। लेकिन कांग्रेस इस टिप्पणी को कैसे देखती है, आप ये बताइए कि वो कह रहे हैं कांग्रेस का लेना देना नहीं है, चलिए ऐसे नेता हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस का इस टिप्पणी पर क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये अभद्र टिप्पणी है और इसको कतई कांग्रेस जैसी पार्टी जो कि अहिंसा के आंदोलन में जो है जन्म ली है, इस हिंसा की बात करना किसी भी नेता या किसी भी व्यक्ति के द्वारा वो स्वीकार नहीं करती है, किसी भी पार्टी के द्वारा। अब रही बात, विनोद जी ने कहा कि मायावती जी क्यों स्वीकार नहीं है। देखिए, रही बात जो है भीम के नाम को चलाने का या भी अम्बेडकर जी के नाम को आगे बढ़ाने का, सारी पार्टियां कोशिश कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी एक कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन अब देखिए विडंबना, देखिए वो मनुवादी जो मनुवाद सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको मानने वाले अगर अम्बेडकर जी के लिए अम्बेडकर के नाम पर आंदोलन चलाते हैं, घर घर जाने की कोशिश करते हैं, दलित बस्तियों में कार्यक्रम करके अपने आप के जुड़ाव करने की कोशिश करते हैं, हम तो भाई अम्बेडकर जी के जो है विरासत वाले लोग। त्रिपाठी जी देखिए, आपको मैं टिप्स दे रहा हूँ, अरे मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, अरे मैं आपको जस्ट आपको देखिए, सुनिए प्लीज, आपको ही मैं दे रहा हूँ सर, मैं आपको ही दे रहा, आपके लिए ही बता रहा हूँ, ये इनपुट आपके लिए है खास करके, कि जय बापू जय भीम का जो ये नारा कांग्रेस का चला पिछले कई महीनों से, हमने जगह जगह देखा, डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान से लेके उनके कार्य क्षेत्र तक हर जगह जय बापू जय भीम से लेके, कर्नाटक के आपका कांग्रेस का महाधिवेशन था, उसमें भी जय बापू जय भीम हुआ, उसमें बापू और भीम के बदले में डॉक्टर अंबेडकर के साथ में नेहरू जी से लेके इंदिरा जी तक गायब हो गई। अब कांग्रेस के आदर्श में फोटो आप भीम में सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर का और गांधी जी का लगा। आपने इतना बड़ा त्याग किया, फिर महाराष्ट्र और यूपी और दिल्ली के चुनाव में आपको ये जय बापू जय भीम का नारा क्यों नहीं चला? क्यों मीम और भीम का जो आपका ये था वो क्यों नहीं साथ में आया और क्यों नहीं आपको सत्ता के सीढ़ी पे चढ़ा दिया? ये सवाल मैं जवाब दे देता हूँ। जय क्या बताया आपने, मीम ये नारा कांग्रेस का नहीं है। हाँ, वो हम जानते ही नहीं सर, आप कह रहे हैं तो आपको पता होगा। ये ओवैसी वगैरह की पार्टियां लगाती हैं, कांग्रेस कभी ये नारा नहीं रहा है। अरे जय बापू जय भीम आपका स्लोगन है, आपका पूरी सारे रैलियां हुई है, सारे ये हुए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का कभी नहीं रहा। नहीं, रिक्वेस्ट है विनोद जी, सुनिए ना, मीम वगैरह की बात आपने की, जय मीम और जय भीम, हमारा नारा नहीं है, हमने ये कहा।
हम जानते भी नहीं, वो तो आपने कहा तो हमने सुन लिया। वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ अलायंस पार्टियां हैं जो कि बाहर से उनको कट्टरता दिखाती हैं, वो उनका नारा है। हमारा नारा जो है वो अभी आपने जो बिना कहा, जाने समझे आप दे देते हैं, नहीं बिना समझे हुए आप नारा बोल देते हैं। नहीं हमने नहीं रीमा जी, हमने कहा कि जय भीम और जय भीम। मेरा नाम रमा है। नारा नहीं है। हाँ रमा जी, जो ये मेरा नारा नहीं है, हमारी पार्टी का नारा नहीं है, ये फैक्ट है। ये नारा ओवैसी वगैरह की पार्टियां लगाती है। अब आई बात है मायावती, जो मैं गूढ़ बात करना चाह रहा हूं वो बात आनी चाहिए। मायावती जी पिछले 11 वर्ष से उस मनुवादी पार्टी की सरकार है जो सांप्रदायिकता के दम पर सत्ता में है, उसके खिलाफ एक भी बयान नहीं देती, और आज भी कांग्रेस के खिलाफ उनको बोलना है जो कि विपक्ष में है। तो सवाल खड़े होते हैं कि आप दलित हाथरस की घटना से लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों पर अत्याचार में पूरे भारत में नंबर 1 पे है, और आप एक आवाज नहीं उठाती हैं, तो सवाल तो खड़े होंगे ना। बिल्कुल, चलिए इसका जवाब उन्होंने अपने एक कौशलकांत मिश्रा जी से ले लेते हैं। मिश्रा जी आपके पास आना चाहेंगे, त्रिपाठी जी मिश्रा जी से इसका जवाब ले लेते हैं। कौशलकांत मिश्रा जी आपके पास आना चाहेंगे। बड़े सवाल कांग्रेस आपके ऊपर उठा रही है, जबकि जो सवाल हैं इनके ऊपर कई बार उठ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी को भी इन्होंने लपेटे में ले लिया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? रमा जी, पहले तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जो उदित राज ने कहा है उसके बारे में क्लेरिफिकेशन देना चाहिए कि क्या राहुल गांधी जी, जो इनके सो कॉल्ड अर्जुन कृष्ण हैं, जिनके कहने पर उदित राज जी ने ये बोला है कि वो दलित लीडर जो हमारे देश की सबसे बड़ी दलित लीडर नेत्री मायावती जी हैं, उनका गला दबाएंगे, तो पहले तो ये क्लेरिफिकेशन इनके प्रवक्ता को देना चाहिए कि क्या उदित राज के इस बयान के साथ हैं या नहीं है। और राहुल गांधी को हर चीज में ट्वीट करते हैं, हर जगह कहीं पर भी कुछ आपराधिक घटना होती है तो उस पर ट्वीट करते हैं। तो अब जब उनके अपने प्रवक्ता ने, उनके अपने नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह की बात एक दलित नेत्री के खिलाफ की है, तो उस पर उनका क्या कहना है। बात को इधर उधर घुमाए नहीं। कांग्रेस के डीएनए में है दलित का विरोध, चाहे वो अंबेडकर साहब से शुरू करें, आज उदित राज कर रहे हैं, आज मायावती जी का विरोध कर रहे हैं, तो इन्होंने हमेशा से दलितों का विरोध किया है। अदरवाइज आप ये बताइए कि देश ने ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्होंने अपने को ही भारत रत्न दे दिया, लेकिन अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया। आप ये बताइए, सबकी तस्वीर संसद में लगा दी तेल की, और अंबेडकर जी की तस्वीर तब लगी जब अटल जी 1990 में आए थे, 1989 में जब अटल जी और अडवाणी जी थे। आप ये बताइए, भारत रत्न को अटल जी ने दिया 1990 में, इन्होंने एक स्मारक नहीं बनाया। मोदी जी के आने के बाद पंचतीर्थ का विकास किया गया, जन्मभूमि पर स्मारक बनाया गया, लंदन में मेमोरियल बनाया गया, नागपुर में बनाया गया, मुंबई में समाधि स्थल बनाया गया, दिल्ली में महानिर्वाण पर्व पे नेशनल मेमोरियल बनाया गया, उनके जन्मदिन को समरसता दिवस की तरह बनाया गया। आखिर कांग्रेस कर क्या रही थी इतने साल? 75 साल की आजादी के बाद कांग्रेस, जिसने कि लगभग 80% समय राज किया, उसने अंबेडकर जी के लिए किया क्या? तो जो नेता, जो पार्टी अंबेडकर जी के लिए कुछ नहीं कर सकती, वो ये समझ लीजिए वो किसी भी दलित लीडर का कोई सम्मान नहीं कर सकती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इधर उधर न जा करके जो उदित राज जी ने बयान दिया है उस पर क्लेरिफिकेशन दीजिए। बिल्कुल, संदीप जी से क्लेरिफिकेशन ले लेते हैं। संदीप जी, बिल्कुल संदीप जी, आपसे ही पूछना चाह रहे हैं, पहले अंबेडकर और अब मायावती जी क्यों है कांग्रेस के निशाने पर, क्या है इसकी वजह? देखिए, अंबेडकर जी को संविधान सभा के सदस्य से लेकर राज्यसभा के सदस्य तक हम ही ने बनाया है, चाहे वो कानून मंत्री रहे तब भी, और हमारे खिलाफ वो चुनाव लड़े, जनता ने हराया, फिर हम उनको राज्यसभा में लेकर आए। 2 बार हराने की कोशिश की गई। नहीं, राज्यसभा कौन लेके आया? वो 2 बार हराने की कोशिश नहीं की गई। वो हमारे खिलाफ चुनाव लड़े, अपनी पार्टी से चुनाव हार गए, फिर हमने बताया कि हम आपके प्रति सम्मान रखते हैं और राज्यसभा में लेकर आए। हम ही लेकर आए, भारतीय जनता पार्टी नहीं लेके आई, जनसंघ नहीं लेके आया, हम लेकर आए राज्यसभा। जब वो मरते दम तक थे राज्यसभा, वो हमने ही बनाया था। देखिए, नेहरू जी की जब पहली कैबिनेट हुई थी, संदीप जी इतिहास में जाएंगे, नेहरू जी की जब पहली कैबिनेट हुई थी, आश्वासन के बावजूद कोई भी पद क्यों नहीं दिया गया था? नहीं, देखिए, कानून मंत्री जब पहली संविधान सभा में बनाया गया तो कानून मंत्री हम ही नहीं बनाया। हम ये कह रहे हैं कि कुछ संविधान नहीं जाना, आज हम अपने विषय पे है।
त्रिपाठी जी, हम अपने विषय पे ही रहेंगे। पहले उदित राज वाले पे सफाई हाँ, देते वो इतना मुझे इतिहास जानने की जरूरत नहीं है। उदित राज पे सफाई देते। त्रिपाठी जी, हम दे दे, हमने नहीं त्रिपाठी जी, मैं आपको मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, सुनिए, मैं जानता हूँ आपके पास नॉलेज है। अरे सर, मैं जानता हूँ आपके पास नॉलेज है। हम अपने मुद्दे पे इस तरह हिंसा की बात नहीं सर, आप हमारे मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे बात कीजिए। सुनिए त्रिपाठी जी, जनता पार्टी के हर उस नेता को त्रिपाठी जी, मैं मैं डॉक्टर साहब आपको भी कह रहा हूँ, यस, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। त्रिपाठी जी, आप जब बात कर रहे थे अपने मुद्दे पे ही बात कीजिए। अभी इतना संविधान का जानने के हम क्या करेंगे? अभी तुरंत हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक दलित नेता का के बारे में किस तरह के हिंसक बयान है, वही चर्चा हम अब इसमें हम कर सकते हैं। और ये इसलिए चर्चा के लिए जरूरी है कि आप जब एक नेता होते हैं तो आप एक आदर्श भी स्थापित करते हैं। कृष्ण को आप मिसकोट करते हुए आप अपनी बात कर ले लीजिए, लेकिन सवाल है कि महाभारत को आप जानते नहीं हैं उसी तरह जैसे आप मनुवाद को नहीं जानते, मनु को नहीं जानते। आपने अपने 1.5 मिनट में 4 बार मनुवाद नाम लिया है, 4 बार। आप उस प्रयाग, सुन लीजिए, आप उस प्रयागराज से हैं जहां पे आप किस तरह के एक भ्रम और एक गलत नैरेटिव्स में इस देश को फंसाया गया। आज वो कुंभ का महाआयोजन है, महाकुंभ के इस आयोजन को आप देख लीजिए और आपके सारे मनुवाद का जवाब वो मिल जाएगा जो आपने इतिहास के साथ कांग्रेस पार्टी ने किस तरह का धोखा किया है। क्या बात करते हैं आप? प्रयागराज का एक आदमी कांग्रेस का नेता और मनुवाद की बात करेगा? आप प्रयागराज देखिए और जाके उस कुंभ के आयोजन में जाके देखिए कि आपको कौन जात मिल रहा है, कौन धर्म, कौन संप्रदाय, कौन भाषा। पूरा देश आपको दिखाई देगा जो एक साथ त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगा देता है। और आप सर्व कीजिए, आप लोग, और आप सर्व कीजिए आप लोग, और उसकी बात आप मनुवाद करते हैं। ये कौन सा आपने शास्त्र पढ़ा है? कौन सा शास्त्र पढ़ा है आप लोग? हर जगह आप मनु के और मनु के सिद्धांतों को आप मिसकोट करते हुए आप इन चीजों को समाज में गुमराह करते हैं। आपका जो मीम और भीम है वो यही गुमराह करने वाला है। क्या बात करते हैं आप? अपने 1.5 मिनट में कम से कम 5 बार मनुवाद करते हुए दिखे। सुन लीजिए, आपके लिए अभी प्रयागराज कुंभ आपके सामने में उदाहरण है। 54 करोड़ देश के लोग आके त्रिवेणी संगम में स्नान करके चले गए। आप गाली दे रहे हैं, मनुवाद किए जा रहे हैं। ये बीजेपी का आयोजन है। और सिर्फ राजा का बेटा राजा बन सकता है जो एक विशेष जाति से आएगा। उस मनुवाद को हम नहीं मानते हैं। क्यों मानेंगे आप बताइए मुझे? एक ब्राह्मण की कत्ल करो। कांग्रेस पार्टी के लोग अगर इस तरह की बात करें तो आप कहिए हिंदुस्तान को शर्म होनी चाहिए। आप राजनीति करिए, आप अंबेडकर जी के लिए राजनीति करिए, आप मायावती के लिए जो बयान दीजिए। सवाल है कि देश की परंपरा, देश की संस्कृति, उसके बारे में कितना आप लोगों ने छल किया है। हमने छल किया होता ये तो छल किया है आपने, आज आपने छल किया है। प्रयागराज कुंभ इस छल का जवाब है। आज लोग क्यों आ रहे हैं वहां उस कुंभ में? आपने छल किया है, आपने प्रपंच किया है, इस सनातन को लेके, इस संस्कृति को लेके प्रपंच किया है, राम मंदिर को लेके प्रपंच किया है, आज अब काशी विश्वनाथ को लेके प्रपंच किया है। और इस प्रपंच का जवाब आपके इस कुंभ आयोजन ने दिखाया है कि अभी देख लीजिए 1.5 महीने लगभग हो रहे हैं और 1.5 करोड़ लोग वहां रोज पहुंच रहे हैं, चाहे राम मंदिर में पहुंच रहे हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ पहुंच रहे हो। कहां से लोग आ रहे हैं? संदीप जी, आपने प्रपंच किया है। विनोद जी एक जवाब लेने दीजिए। संदीप जी, आपने कहा हमने कुछ नहीं किया। आप ये बताइए कि उदित राज के खिलाफ आप कोई एक्शन लेंगे, पार्टी कोई एक्शन लेगी? आप कह रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि आप उस बयान का विरोध करते हैं, वो अभद्र बयान है और जो है आपका वो उनका पर्सनल बयान है। तो क्या पार्टी अब उनके ऊपर कोई एक्शन लेगी? क्योंकि एक महिला का अपमान भी है, एक पूरे समाज का अपमान भी उसमें किया गया है। बिल्कुल रमा जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा हम उसको कंडेम करते हैं। और रही बात पार्टी के अंदर, अनुराग ठाकुर ने गोली मारने का सीधे पूरे देश के सामने बोला। तो किसको गोली मारने को बोला? रमा जी क्लेरिफिकेशन दे दो, किसको गोली मारने को बोला? किसके गोली मारने को बोला? गद्दारों को गोली मारने के लिए बोला। और गद्दारों को गोली मार देनी चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है? देश के गद्दारों को गोली मारने में कौन सा बड़ा अपराध कर दिया भाई? किसको गद्दार था ये भी बता। आप कांग्रेस की तरह दलितों को नहीं कर रहे हैं, गद्दारों को। और देश के गद्दारों को गोली मारना देश हर देशभक्त का काम होता है।
तो ये कहना अनुराग ठाकुर के बयान को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये कीजिए, आप कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए देश से, सारे दलितों से। अरे छोड़िए, सुनिए संदीप त्रिपाठी जी सुनिए, आप जिस तरह से बातों को घुमा रहे हैं, राहुल गांधी से बोलिए संदीप जी सुन लीजिए और ट्वीट करें और क्षमा मांगे पूरे देश के सारे दलितों से, सारे लोगों से, क्योंकि ये आपकी रोज रोज की आदत हो गई है। अभी कल सैम पित्रोदा बोले थे कि चाइना हमारा दुश्मन नहीं है। आज ये कांग्रेस ने बड़ी अच्छी पद्धति अपना ली है कि किसी के बारे में कुछ भी बोलना और बोलना कि वो हमारा बयान नहीं है। सैम पित्रोदा बोलते हैं ये उनका बयान नहीं है, उदित राज बोलते हैं ये उनका बयान नहीं है। ये कांग्रेस जो ये गिरगिट वाली राजनीति कर रही है देश में, ये देश के नागरिक देख रहे हैं, देशभक्त देख रहे हैं। आप जिस तरह से आप क्या जवाब देंगे? आप उदित राहुल गांधी से सुन लीजिए, कृष्ण है राहुल गांधी जो उनके कृष्ण है, आप ये बोले उदित राज जैसे आदमी जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, वो गीता की ज्ञान की बात कर रहे हैं, क्या बात करते हैं? कानून सम्मत कार्रवाई नहीं। और ये बताइए सैम पित्रोदा के बारे में क्या कहेंगे? सैम पित्रोदा के बारे में क्या कहेंगे? सैम पित्रोदा के बारे में क्या कहेंगे? रोज आपका एक नेता बयान दे देता है। यही उदित राज जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो कभी कोई बयान नहीं निकला। यही स्वामी प्रसाद मौर्य थे जब भारतीय जनता पार्टी में थे तब उनका बयान नहीं निकला। लेकिन जैसे ही वो दूसरी पार्टी में जाते हैं उनका बयान उनके डीएनए से आ जाता है। डॉक्टर साहब, आप त्रिपाठी जी, आप दोनों आदमी एक मिनट के लिए सर, एक मिनट के लिए शांत हो जाइए। एक मिनट के लिए सर, एक मिनट के लिए त्रिपाठी जी माफी मांगता हूं आपसे, एक मिनट के लिए शांत। आप दोनों में से किसी की बात लोग सुन नहीं पा रहे हैं। अगर आप हमें विनोद जी सर अगर हमें आप अनुमति दे तो मैं सर मैं एक मिनट आपसे निवेदन करता हूं। बस मैं आप ही दोनों के सामने में चीजें रख रहा हूं अपने सामने में कि देखिए, मैं सीधे ये बात, सिर्फ आप ये कह के कि कांग्रेस पार्टी का उदित राज के बयान से कोई सरोकार नहीं है, आप अपने इसको हट नहीं सकते हैं। आपको जो बात डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो सही बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस पे किस तरह का, इसके सपोर्ट या अगेंस्ट में कुछ तो बताना चाहिए। राहुल गांधी को अगर वो कृष्ण बता के कोट करते हैं तो राहुल गांधी को करना चाहिए। आप त्रिपाठी जी एक मिनट सुन लीजिए, त्रिपाठी जी एक मिनट सुन लीजिए, त्रिपाठी जी बस मैं आप ही के लिए बता रहा हूं। जब भी दिग्विजय सिंह का इस तरह का जो बयान है, वो दिग्विजय सिंह का ऐसे बहुत साल पहले से दिग्विजय सिंह के इस तरह के बयान, इस तरह की चीजें आती रहती थी। वो भी एक कांग्रेस पार्टी के महासचिव रहे हैं, आपके कद्दावर नेता रहे हैं, दो बार के मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश में। और जैसे ही दिग्विजय सिंह के बयान पे हंगामा शुरू होता था कि सीधे पार्टी के तरफ से आता था कि वो निजी बयान उनका हो सकता है। और दिग्विजय सिंह सुबह उठते हुए ट्वीट करते हैं, अगर वो बीजेपी के लिए कुछ ऐसा बोल दें जो समाज में रिएक्शन हो तब तो ठीक है, लेकिन जैसे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसमें जवाब देना मुश्किल हो रहा है तो उनका निजी बयान हो जाता है। सैम पित्रोदा ने अभी तक वो आपको अब देख लीजिए, आपके पूरे जो इंटरनेशनल कांग्रेस है उसके वो अध्यक्ष है, राहुल गांधी के गुरु हैं सैम, और वो अगर चाइना के लिए देते हैं स्टेटमेंट, कांग्रेस को असहज लगने लगती है पार्टी को, तो कहते हैं कि उनका निजी बयान है। भाई साहब, ये निजी बयान करके आप उदित राज का निजी बयान कर देंगे तो उदित राज को आप आज पार्टी से एक्सपेल क्यों नहीं करते? मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब दे देता हूं। एक छोटी जी थैंक यू बहुत छोटा जवाब दूंगा। एक छोटी सी टिप्पणी कौशल जी से ले लेते हैं। ठीक है सर। कौशल जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का ये कैरेक्टर हो रहा है कि जब भी वो देश के खिलाफ बयान देता है इनका कोई नेता, या हिंदुओं के खिलाफ कोई बयान देता है, या दलितों के खिलाफ कोई बयान देता है, तो ये कहते हैं कि इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, और ये परिपाटी बन चुकी है। तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को कोई कार्रवाई करनी चाहिए, उदित राज जी को एक्सपेल करना चाहिए, और राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, और इधर उधर की बात ना करते हुए भी कांग्रेस के प्रवक्ता को यहां पर दोबारा देश से माफी मांगनी चाहिए। नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद। मैं जवाब दे दूं? तो विनोद जी आपसे जो है आपसे, अच्छा त्रिपाठी जी बोलिए। हाँ, देखिए, हम कह रहे हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, कानून उनके हाथ में है, सरकार उनकी है, कानून सम्मत कार्रवाई आप उदित राज जी के साथ करिए, हम आपके साथ हैं। अगर हम उस चीज का विरोध करें तब आप हम पर सवाल खड़े कर सकते हैं। रही बात नहीं, लेकिन पार्टी लेवल से क्या कार्रवाई होगी? त्रिपाठी जी, आप सवाल कर रहे हैं भाजपा से,
अरे कार्रवाई आपको करनी है, आपके पार्टी के वो नेता हैं, आपने उनको जो सेल का बनाया हुआ है, वो आप कहिए एक बार कि हम उदित राज के इस बयान का निंदा करते हुए उनको पार्टी से निकाल रहे हैं। आपका स्टेटमेंट अभी आए, लोग उसका स्वागत करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। मैं जवाब दे देता हूँ। थैंक यू सर। देखिए विनोद जी, जब वो हमारे प्लेटफॉर्म पे बोले होते हम बिल्कुल कार्रवाई करते। वो अपने एक निजी कार्यक्रम में एक परिसंघ चलाते हैं, उस कार्यक्रम में उन्होंने बोला, लखनऊ में जाकर हम लखनऊ में जाकर जी बिल्कुल। और मैं दुर्भाग्यवश उस कार्यक्रम में इनवाइट था, मैं नहीं जा पाया। लेकिन त्रिपाठी जी, लेकिन कांग्रेस महिला सम्मान की दुहाई देती है। प्रियंका गांधी ने चलाया था लड़की हूं लड़ सकती हूं। अब एक महिला का इतना बड़ा अपमान, अभद्र टिप्पणी, पूरे समाज के ऊपर एक सवालिया निशान, इस पर कांग्रेस पार्टी कोई एक्शन नहीं लेगी। आप कह रहे हैं बीजेपी एक्शन ले, कांग्रेस क्यों नहीं एक्शन ले लेती है? इस तरह के नेता हैं, आप ही की तो छवि वो खराब कर रहे हैं। नहीं, अगर हम उनके खिलाफ बहुत करेंगे, पार्टी से बाहर निकाल देंगे, भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। ऐसे हजारों नेता हैं जो हमारे यहाँ इस तरीके के बोले और हमने उनको निकाला, वो भारतीय जनता पार्टी को सुशोभित कर रहे हैं। चलिए, हजारों नेता मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल लगता है संदीप जी ये कोई जवाब नहीं है और इसी जवाब पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विनोद जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है इस वक्त में। और इस वक्त हम बात करेंगे केरल में बढ़ते हुए कट्टरवाद की, जिसके तहत इजराइल हमास जंग के दौरान केरल में हमास के समर्थन में निकाली जाने वाली रैलियों में हमास के लीडरों के समर्थन में जमकर प्रदर्शन होते रहे। कांग्रेस पार्टी और सीपीएम ने मानो इन रैलियों को लेकर दोनों में होड़सी मची हुई थी, लेकिन केरल के एक सालाना जलसे में पलक्कड़ के युवाओं ने आतंकी संगठन हमास के पूर्व चीफ याहिया सिनवार और इस्माइल हानिया के बैनर लेकर जुलूस निकाला। 3000 से अधिक भीड़ के इस जुलूस में हमास लीडरों को अपना हीरो बताना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। त्रितला फेस्ट के आयोजक का दावा है कि यह फेस्ट किसी मस्जिद का नहीं था, बल्कि इसमें कई समुदायों के लोग शामिल थे। फिर हमास के पोस्टर किसने निकाले? इससे पहले केरल विश्वविद्यालय के युवा वार्षिक समारोह में फिलिस्तीन समर्थन में रैलियां निकालते रहे हैं। फेस्ट का नाम इंतिफादा रखा गया था, जिसे हमास के लड़ाके के एक मजहबी स्लोगन मानते हैं। आखिर इन युवा पीढ़ी को कट्टरता के दलदल में कौन धकेल रहा है? आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीपीएम सरकार पीएफआई और दूसरे इस्लामी संगठनों को इन रैलियों को लेकर मनाही नहीं कर पा रही है। क्या वजह है? वहीं वायनाड चुनाव से उत्साहित कांग्रेस मुस्लिम समर्थन के लिए फिलिस्तीन के मुद्दे को युवाओं में पॉपुलर बना रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि वोट की सियासत में भारत की फॉरेन पॉलिसी को ही नजरअंदाज किया जा रहा है। और इसी पर दिखाते हैं भाजपा नेता केवीएस हरिदास का कहना है कि हमास आतंकी संगठन है और केंद्रीय एजेंसियों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। We all know that the Hamas is a non-terrorist organization. The government of India always defends the state of Palestine, but never supported the Hamas. Here in Kerala, the so-called people have shown the courage to come out with the photograph of these terrorist leaders. The central agencies have to investigate it. तो एक बेहद संवेदनशील और गंभीर विषय है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, शेखर अय्यर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या हो रहा है वहां पर?
नहीं, रमा जी, बड़ा साफ है, क्योंकि जैसे आपने कहा 2026 में अगले साल जब विधानसभा चुनाव है, इसके लिए जो वहाँ पे जो संगठन हैं, जो मुस्लिम जिसको आपका कट्टरपंथी जो राजनीति में विश्वास करते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन बैंड भी है लेकिन दूसरे नाम पे करते हैं, SDPI है और बाकी जो संगठन है वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो केरल के सरकार जो है, मार्क्सवादी सरकार हो या जो दूसरे विपक्ष पार्टी है, जो कांग्रेस के नेतृत्व में UDP है, दोनों किसी न किसी तरह उनको खुशामद करने में लगे हैं, तुष्टिकरण करने में लगे हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं, जैसे आपने बताया अक्टूबर 2023 में भी एक जमात का एक स्टूडेंट यूथ मूवमेंट करके एक संगठन ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था, जो हमास के जो लीडर है, जो उनके फाउंडिंग मेंबर हैं, उनके पोलिट ब्यूरो के, खलीद मशाल का 7 मिनट का वीडियो दिखाया था। लेकिन देखिए, वीडियो दिखाने की बात नहीं है, लेकिन उसमें ज़्यादा जो हमने जो देखा, उसमें हिंदुत्व को ये करो, नष्ट करो, हिंदुत्व को जड़ से उठा के फेंक दो, इस तरह के नारेबाजी भी उसमें हुआ था। और ये जो हमास के जो लीडर है, उन्होंने भी किया था उस समय जब बात, क्योंकि ये तब हुई थी जब हमास के जो वहाँ पे इजराइल पे जो आतंक की कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद इजराइल ने वहाँ पे बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। बिल्कुल शेखर जी, एक चिंता का विषय ये भी हो जाता है कि हमास के लीडर्स को हीरो बताना युवा पीढ़ी को कहाँ धकेल रहे हैं वहां पर नेता। बिल्कुल, देखिए, इन ऐसे आतंकवाद नेताओं को ग्लोरीफाई करके वो जो वहाँ के जमात हो या बाकी जो संगठन है जो कर रहे हैं, उसको जो हमारे मेन स्ट्रीम पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि भाई हमें मुसलमान वोट को ठीक तरह से डलनी चाहिए, उसमें कोई ये नहीं होनी चाहिए। और ये दोनों पार्टी के बीच में एक कंपटीशन लगी हुई है, होड़ लगी हुई है, कांग्रेस और ये जो आज जो फरवरी 17 तारीख की जो फंक्शन की बात है, वो पालक्काड जिले में जो तिरतला के उर्स है, वहाँ के जो पंचायत है, वहाँ के मस्जिद भी इस उर्स को मतलब एक प्रकार से एक त्यौहार जैसे बना रहे हैं। उसमें आपने देखा जो हमास के जो मुखिया है इस्माइल हानी और यहा सिनवार और जो हिजबुल्लाह के हासिम नजरुल्लाह, इनको तस्वीर को लेकर पोस्टर निकाले गए थे। और इन तीनों नेता जो है, ये उग्रवाद नेता है, इनको इजराइल ने खत्म कर दिया था कार्रवाई पे, मिलिट्री कार्रवाई भी खत्म हो चुके हैं। और वहाँ पे जो कांग्रेस के नेता VT बलराम हैं और दूसरे जो केरल के मंत्री है MB राजेश, जो पहले वो यहाँ पे संसद सदस्य पे रह चुके हैं, ये इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और मार्क्सवादी पार्टी के नेता इसको समर्थन दे रहे। एक जो समर्थन, जो मैं मानता हूँ खुले समर्थन नहीं है, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विषय गंभीर बन रहा है। जब 2023 में जो स्लोगन्स रेज किए गए, उस पर केरल के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिए थे, नहीं अगर कुछ आपत्तिजनक है तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है रमा जी, हम देख रहे हैं ये पार्टियां जो केरल के कम्युनिस्ट पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, इनसे समर्थन लेने के चक्कर में ये सारी चीजों को टॉलरेट कर रहे हैं। इसकी वजह क्या लगती है शेखर जी? क्यों CPM सरकार जो है इसी को जो है अपनी चुनावी सीढ़ी बना रही है और लगातार इस पर, क्योंकि ये नई घटना नहीं है, लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं, देश की जो विदेश नीति है उसको भी अनदेखा इसमें किया जा रहा है, युवा पीढ़ी को कट्टरता के दलदल में धकेला जा रहा है, तो वजह इसकी क्या है? रमा जी, इनकी कोई चिंता नहीं है कि पिनराई विजयन की सरकार हो या वहाँ के स्थानीय कांग्रेस के नेतृत्व हो। क्यों, हमारी केंद्र कांग्रेस नीति भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। भाई तुष्टीकरण करो, अपने वोट हमें गिरना। अब दोनों को लग रहा है, देखिए IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो कांग्रेस के समर्थक दल है वहाँ पे, लेकिन अन्य जो मुस्लिम संगठन है वहाँ पे, कुछ संगठन तो तीव्रवाद को डायरेक्टली भी सपोर्ट कर लेते हैं और कट्टरपंथी को ज्यादा समर्थन देते हैं। उनकी सपोर्ट चाहिए। उनको लग रहा है कि अगर हम कार्रवाई करेंगे, कुछ कहेंगे, इस पर बैन लगाएंगे तो हमारी वोट को क्या होगा। तो बड़ी नैरो माइंडेड सोच है, देश की चिंता नहीं है। देश की क्या, अभी देखे भारत सरकार क्या पोजीशन है पैलेस्टीन को लेकर। बिल्कुल यही है कि वहां पे 2 नेशन थियरी
एक अलग पैलेस्टीनियन वहां पे एक स्टेट बननी चाहिए, और इजराइल का भी सुरक्षा, इजराइली लोगों की सुरक्षा और इजराइल दोनों वहां पे एक पीसफुल वहां पे कोएग्जिस्टेंट होनी चाहिए, ये हमारी नीति है। बिल्कुल, लेकिन बेहद केरल में हम चिंताजनक देख रहे हैं स्थिति कि है और दूसरी बीजेपी चीज ने हो इसमें जांच की मांग भी की है। शेखर अय्यर जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। और इसके साथ ही इस वक्त में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।